हॉटलिस्ट हस्बैंड एपिसोड 129। अब आगे। तभी अरमान जो कि आस्था को लेकर अपने साथ अपने कमरे में लेकर जाना चाहता था, लेकिन नानी माँ की बात सुनकर मजबूरन उसे रुकना पड़ा और वह बोलता है, आस्था मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, नाश्ता करके मेरे कमरे में आ जाना, मुझे तुमसे कोई जरूरी काम है। ऐसा बोलकर अरमान एक लुक नानी माँ की ओर देता हुआ अपने कमरे में जाने लगा था। हालांकि आस्था के बिना वह कमरे में जाना नहीं चाहता था, लेकिन फिलहाल वह नानी माँ के सामने आस्था के साथ किसी तरह की कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता था। अरमान के जाने के बाद आस्था ने तुरंत नानी माँ को गले से लगा लिया था। हालांकि अरमान अपने कमरे में जाकर तुरंत अपना CCTV फुटेज सिस्टम खोलकर बैठ चुका था ताकि वह आस्था को देख सके। वहीं नानी माँ ने उस वक्त आस्था से कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि वह CCTV को देख चुकी थी और प्यार से बोलती, चल मेरी बच्ची तू थक गई होगी, आजा फटाफट कुछ खा ले। ऐसा बोलकर नानी माँ अपने हाथों से आस्था को खिलाने लगी थी। वही अरमान बेपरवाही से एक नज़र CCTV देख रहा था और साथ ही साथ अपना काम खत्म कर रहा था। और उसने जल्दी ही देव को फोन किया, क्योंकि वह जानना चाहता था कि मारिया कहाँ है। अब देव ने जैसे ही फोन उठाया, वह मायूस होकर बोलता, बॉस एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। हमारी मैडम जानबूझकर वीर रायचंद की मां की कार के सामने आ गई है और इस वक्त वीर रायचंद के घर में है। मुझे तो इस बात डर है कि अगर वीर रायचंद को इस बार मारिया जी पर शक हो गया तो ना जाने उनके साथ क्या करेगा। अब जैसे ही देव ने ये बोलता है, अरमान कुछ सोचने लगता है और कहीं ना कहीं उससे अब इस बात का संदेह हो गया था कि जरूर मारिया अगर वीर के घर में गई है तो वह क्या करने के लिए गई है, क्योंकि टाइगर और मारिया दोनों की नस नस से वह वाकिफ था। इसलिए उसने फटाफट से देव को फोन पर ऑर्डर देते हुए बोलता है, मारिया को बोलो कि जितना जल्दी हो सके वह जल्दी से वापस लौट कर आए और मुझे फार्म हाउस पर मिले। अब जैसे ही देव ने ये सुना, वह हैरानी से बोलता है, लेकिन बॉस वह तो वीर रायचंद के घर पर है, तो मैं उसके पास इन्फॉर्मेशन कैसे भेजूं। तब अरमान गुस्से से दहाड़ता हुआ बोलाए, मेरा मसला नहीं है देव, जितना कहा जाए उतना करो, इससे पहले कि मारिया भी रायचंद की जान ले ले उसे मेरे पास आने को बोलो। अब देव हैरान हो चुका था कि वीर रायचंद बॉस का दुश्मन था, तो अगर उसकी जान चली जाती है तो अच्छा ही है ना, बॉस का एक दुश्मन कम हो जाएगा। तो फिर वह उसे रोकना क्यों चाहते थे। लेकिन फिलहाल देव इस बात को भी सोच रहा था कि क्या मारिया वाकई वीर रायचंद की जान लेने के लिए उसके मेंशन में गई है। कहीं ना कहीं देव पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका था, लेकिन फिलहाल अरमान का मैसेज मारिया को हर हाल में उसे देना ही था, तो इसलिए उसने एक दूध वाला बनकर रायचंद विला में जाने का डिसीजन लिया था। वही खाना खाने के बाद नानी माँ ने आस्था से बोलती है कि वह उसके साथ कमरे में चले। तब आस्था बोलती, लेकिन हमें तो अरमान जी बुलाकर गए हैं, हमें उनके पास जाना होगा। तब नानी माँ बोली, चलो तो सही बेटा। ऐसा बोलकर आस्था नानी माँ के साथ कमरे में आ गई थी, क्योंकि इस बीच अरमान देव से बात कर रहा था, तो वह ये नहीं देख पाया कि इस वक्त आस्था और नानी माँ दोनों ही हॉल और डाइनिंग टेबल पर मौजूद नहीं है। अब जैसे ही आस्था कमरे में गई, तब उसने जोरों से रोना शुरू कर दिया था। जो कुछ भी आज लिफ्ट में हुआ था, अरमान ने किस तरह से अपने आप को हट किया था और साथ ही साथ उसे किस किया था, सारी बातें उसने नानी माँ को रोते रोते बता दी थी। तब नानी माँ बोलती है, बेटा मुझे जिस बात का मुझे शक था वही हुआ। तब आस्था आंसू पोंछते हुए हैरानी से नानी माँ की ओर देखकर बोलती है कि आपको किस बात का शक था नानी माँ, और ऐसा क्या हुआ। तब नानी माँ सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देखते हुए बोलती है, बेटा मुझे इस बात का शक था कि जरूर जो ये तुम्हारा अरमान सिंघानिया है ना, इस पर जरूर किसी न किसी का साया है, जिसकी वजह से ये पल पल अपनी आंखों का रंग बदलता है और साथ ही साथ इसका बर्ताव बदलता है। क्योंकि जहां तक मैंने अरमान सिंघानिया के बारे में सुना था, वह बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला आदमी है। इतना ही नहीं, लड़कियों से, औरतों से, खासकर खूबसूरत लड़कियों से उसे बेहद नफरत है। और यह बात खुद मैंने तेरे मामा के मुंह से सुनी थी। इसीलिए उसने कम खूबसूरत ही प्रियंका, जो तेरे मामा की बेटी है,
उससे शादी करने का फैसला लिया था। वरना मैं भी तो यही सोच रही थी कि भला इतना अमीर और इतना हैंडसम आदमी भला एक मामूली सी शक्ल सूरत वाली लड़की से शादी क्यों करेगा, जबकि उसके लिए तो एक से एक हीरोइन, एक से एक मॉडल लड़की शादी करने के लिए तैयार रहती होगी। बेटा अब तू मेरी बात ध्यान से सुन, जरूर उसके ऊपर कोई ना कोई काला साया है, तभी तो उसका बर्ताव इस तरह से बदल रहा है। वरना तू ही सोच, जब तू पहले दिन शादी करके उसके घर में आई थी, तूने मुझे बताया था ना कि किस तरह से उसने तुझ पर गुस्सा किया था। इतने ही नहीं, जब तू गहरी नींद में सो रही थी तो तुझे जगाने के लिए उसने किस तरह से गोली तेरे ऊपर चला दी थी, याद है ना? तब आस्था ने जल्दी जल्दी अपनी गर्दन हमें हिलाने लगी थी। वैसे भी ये सुनने के बाद कि अरमान के ऊपर कोई काला साया है, आस्था की सिट्टी पिट्टी पूरी तरह से गुम हो चुकी थी। लेकिन नानी माँ, जो कि आस्था को सिर्फ और सिर्फ यही इंस्ट्रक्शन दिए जा रही थी कि वह अरमान का बर्ताव देखे कब बदलता है, कब उसकी आंखें एकदम लाल हो जाती है, और जब जिसकी आंखें एकदम लाल हो जाती है तो जरूर उसके ऊपर कोई ना कोई भूत प्रेत का साया है। और आस्था, जो कि पहले से ही अपने गांव के पिशाच वाली कहानी पर यकीन किया करती थी, उसने तुरंत ही नानी माँ की बातों पर यकीन कर लिया था। और वो लाचार होकर बोलती है, आप ठीक कह रही है नानी माँ, जरूर ऐसे ही कुछ हो सकता है। आप जानती है, पहले तो वह हमारी शक्ल तक नहीं देखते थे और हमसे बोलते थे कि हमारी ये खूबसूरती उनकी आंखों में चुभती है, लेकिन अब तो वह हमारे बहुत ही करीब रहते हैं और हर वक्त हमारे पास आने की कोशिश करते हैं। नानी माँ, सच्ची मैंने खुद देखा, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। नानी माँ, ऐसा कहकर आस्था ने बड़ी ही मासूमियत से बच्चों की तरह नानी माँ के सामने बोलना शुरू कर दिया था। तब नानी माँ आह भरते हुए बोलती है, मेरे बच्चे, मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। अरे, जिस वक्त मैंने उस पर छड़ी मारी थी ना, मुझे तो तभी यकीन हो गया था कि लड़के के साथ जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन तू फिक्र मत कर, तेरी नानी माँ है ना, एक बार उसके दादाजी आलोक सिंघानिया जी आ जाए, उनके के आते ही मैं उन्हें सारी बातें बता दूंगी और तेरे पति को किसी अच्छे से पंडित जी से या किसी अच्छे से अघोरी बाबा को दिखाऊंगी। तू देखना, तेरा पति बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरी बच्ची, तब तक तू मेरी बात ध्यान से सुन, उसे किसी भी कीमत पर गुस्सा मत दिलाना, ठीक है? और जो कुछ वह बोले बस उसकी हाँ में हाँ मिलाना। और तू फिक्र मत कर, उससे डरना भी मत, क्योंकि अगर तू उससे डरेगी तो वह तेरे पर हावी हो जाएगा, समझ रही है? कहीं ऐसा ना हो कि वह काला साया तेरे पति के ऊपर से हटके तेरे ऊपर आ जाए। तू समझ रही है हमारी बातें? तब आस्था ने तुरंत अपनी गर्दन हिला दी थी, और जब से नानी माँ ने उसे यह बताया कि अरमान के ऊपर काला साया है, तब से तो उसकी हालत, उसकी स्थिति पूरी तरह से गुम हो चुकी थी। तब नानी माँ ने आस्था को एक काला धागा देने लगती है और समझाते हुए बोलती है, मैंने आज ही कान्हा जी की पूजा अर्चना करके इस पर पड़ी है, तेरे ले तो ये धागा अपने हाथों में पहन ले, ठीक है? तो इससे वह तुझे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंच पाएगा और ये धागा भी तेरे हाथ से निकालने की कोशिश करेगा, क्योंकि कोई वह पिशाच बिल्कुल यह नहीं चाहेगा कि कोई भी धागा तेरे हाथों में हो जो उसे तुझसे दूर कर सके। तब आस्था बोलती, लेकिन नानी माँ, हमारे गांव वाला पिशाच यहाँ कैसे आ सकता है? और उसने कब अरमान सिंघानिया को अपने कब्जे में कर लिया? तब नानी माँ बोली, अरे मेरे बच्चे, तू बहुत भोली है। जब तू गांव से यहाँ आई होगी तब हो सकता है कि वह पिशाच तेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया हो और मौका देखकर तेरे पति को उसने अपने कब्जे में कर लिया हो। कहीं ना कहीं नानी माँ और आस्था दोनों के ही कुछ अलग ही तरह की खिचड़ी पका चुकी थी और दोनों यह मान बैठी थी कि अरमान सिंघानिया के अंदर काला साया है, काली आत्मा है, जो कि उसे रह रहकर गुस्सा दिलाता है और उसका बर्ताव बदलता रहता है। और आस्था, जो कि बेहद मासूम थी, उसे भी अब अपनी नानी माँ की बातों पर यकीन हो गया था। तभी नानी माँ के कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया था। एकदम से किसी ने जैसे ही दरवाजा खटखटाया, आस्था तुरंत नानी माँ से डर कर गले से लग गई थी, क्योंकि अभी नानी माँ ने सिर्फ काले साए
और पिशाच के भूतिया कहानी सुनाई थी और यह बोला था कि उसके पति पर भूत का साया है। तो तब से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तब उसने घबराए हुई आवाज में पूछती है, दरवाजे पर कौन है? अब जैसे ही आस्था ने ये पूछा तब राजेश बोलता है, अंडस्को मैं राजेश हूँ, आपको साहब जी ऊपर कमरे में बुला रहे हैं। क्योंकि अरमान ने जैसे ये देखा कि आस्था इस वक्त डाइनिंग टेबल पर नहीं है, उसने तुरंत राजेश को हुक्म दिया कि जाकर वह उसे बुलाकर लेकर आए। इसीलिए राजेश आस्था को बुलाने के लिए आया था। अब आस्था ने जैसे ये सुना कि राजेश यहाँ कहने के लिए आया है कि अरमान उसे बुला रहा है, तो वह डरकर नानी माँ के पीछे छुप गए थी और डरकर बोलती है, नहीं नहीं नानी माँ, हम उस पिशाच के सामने नहीं जाएंगे। अगर उस पिशाच ने हमारे साथ कुछ कर दिया तो, और आपको पता है जब तक हम अपने माँ बाप के खूनी को सजा नहीं दिला देते, हम मरना नहीं चाहते हैं। और उस पिशाच ने हमें मार दिया तो वैसे भी वह बहुत खतरनाक है, आप नहीं जानती, वह जब देखो हमारा गला दबा देता है। एक बार तो उसने हम पर बंदूक तान दी थी, इतना ही नहीं वह हमारी जान लेने से पहले 1 मिनट नहीं लगाएगा। ऐसे बोलते हुए आस्था के दांत आपस में बजने लगे थे। तब नानी माँ उसे समझाते हुए बोलती, बेटा मैंने तुझे धागा दिया है ना, ये धागा तेरा ख्याल रखेगा, तू बिल्कुल भी परेशान मत हो। तेरी नानी माँ तो है ना, तेरी नानी माँ सब पिशाचों को तुझसे दूर रखेगी और तेरा पूरी तरह से ख्याल रखेगी, बस तू परेशान मत हो। एक बार भाई साहब घर आ जाए, मैं बहुत जल्दी ही उनसे तेरे बारे में बात करूंगी, उनसे तो उनके पोते के बारे में बात कर लूंगी और उसका इलाज करवा दूंगी, फिर उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तू जा मेरा बच्चा, तुझे मैंने समझाया ना कि तुझे उससे डरना नहीं है, तू डरना मत, वरना वह तुझ पर हावी हो जाएगा, ठीक है? और जो कुछ कहे वह बस चुपचाप उसकी बात मानते रहना। तब आस्था ने अपनी गर्दन दोनों तरफ हिला दी थी, लेकिन अब अगर वह अरमान के पास नहीं जाती तो अरमान किसी भी वक्त नानी माँ के कमरे में आ सकता था, फिर जबरदस्ती उसे अपने साथ गोद में उठाकर भी लेकर जा सकता था। तो इसीलिए आस्था को मजबूरन अब जाना पड़ा था, क्योंकि अरमान ने अंदर जाने के बाद दरवाजा लॉक कर लिया था। अब जैसे ही आस्था ने दरवाजा खटखटाया, अरमान ने इलेक्ट्रॉनिक रिमोट के द्वारा वो दरवाजा बेड पर बैठे बैठे ही खोल दिया था। अब तो आस्था की हालत और खराब हो गई, वह सोचने लगी कि इनके पास कितनी स्पेशल सारी सुपर पावर है। इन्होंने दरवाजा बिना हाथ लगाए ही खोल दिया, लेकिन ये बात उसके दिमाग से निकल गई कि सारे घर के दरवाजे सब कुछ अरमान के बायोमेट्रिक लॉक से खुल सकते हैं। लेकिन फिलहाल अब दरवाजा खुलने पर आस्था बहुत ज्यादा घबरा रही थी, उसकी सांसें ऊपर नीचे चल रही थी। तभी आस्था ने डरते हुए अपना पहला कदम अंदर रखा था। उसने देखा कि कमरे की लाइट काफी कम थी, काफी ज्यादा अंधेरा था, और वैसे भी अरमान का कमरा तो एकदम भूतिया जैसे ही दिखाई करता था। एकदम डार्क थीम थी उस कमरे की, हालांकि एक से बढ़कर एक महंगा सामान उसे वक्त उस कमरे में मौजूद था, लेकिन उसका कलर, इसकी थीम एकदम डार्क थी, बिल्कुल डेविल किंग वाली। अब आस्था अपना थूक निगलते हुए आगे बढ़ने लगी थी। इस वक्त आस्था के दिमाग में नानी माँ की कही हुई बातें ही गूंज रही थी कि तेरा पति एक पिशाच है और जैसा वह कहेगा तुझे उसकी बातें माननी ही होगी। तो कहीं ना कहीं ये सोचते हुए आस्था धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी थी। तभी अरमान ने आस्था को इस तरह से मरे कदमों से कमरे के अंदर आते हुए देखा। वह उसे देखकर बोलता है, इस तरह से क्यों आ रही हो, तेजी से चलकर मेरे पास आओ। ऐसा बोलकर उसने आस्था को अपने पास बुलाया। आस्था जल्दी ही जाकर अरमान के सामने सर झुकाकर खड़ी हो गई थी। उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अरमान की ओर देख सके। अब जैसे ही आस्था वहां जाकर खड़ी हुई, अरमान ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया था और आस्था सीधी अरमान की गोद में जा गिरी थी। दोस्तों, ये एपिसोड सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज से है, सो प्लीज कोई भी नेगेटिव ना ले और इसका किसी धर्म, जाति या अंधविश्वास या किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है। सो बस एक काल्पनिक घटनाएं हैं। धन्यवाद।